मैं हाल ही में अमेज़न गया और वहाँ ayahuasca लिया, एक बहुत हाई डोज़ में। ये काफी साहसिक कदम। जब रोम में हो तो वो कितने समय से चला आ रहा है? जितना कोई याद कर सके उससे भी ज्यादा पुरानी। मेरा मतलब है, ये एक नेचुरल प्लांट है जो हमेशा से वहां था। मुझे लगता है कि ये हजारों हजारों साल पुरानी है। वो एक और बात है, चाविंदे हुआनतेर के बारे में बात कर रहा था, जहां से मुझे लगता है कि ये चीजें आई, धर्म अमेज़न से आया। वहां ये है, वहां एक दीवार है पीछे की तरफ जो अमेज़न साइड की ओर फेस करती है। तो अगर आप अमेज़न के रास्ते से शहर में प्रवेश कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस दीवार को देखेंगे। और इस पे बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ पूरी तरह से इंसानी, कुछ पूरी तरह से जगुआर, और कुछ इनके बीच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो आधे ट्रांसफॉर्मेशन में है, और उनकी नाक से एक तरह का गाढ़ा पदार्थ निकलता दिख रहा है जो उनके चेहरे पर बह रहा है। सन पेद्रो ऐसा नहीं करता, लेकिन ayahuasca करता है। ट्रेडिशनली ayahuasca को एक ब्लोगन से या तो आपकी नाक में या फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में डाला जाता था, लेकिन कई बार ये नाक के जरिए ही किया जाता था। और जैसे ही ये आपकी नाक में जाता, सबसे पहला असर ये होता कि आपकी नाक से तेजी से गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलने लगता। और वहां पत्थर हैं, और इस मंदिर की पिछली दीवार पर 3000 साल पुरानी पत्थर की कलाकृतियां हैं, जिनमें लोग इस तरह अनकंट्रोलेबली स्नॉटिंग करते हुए दिखाए गए हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि यह धर्म और शमनीवाद के विकास का एक बड़ा हिस्सा हो सकता था? मुझे लगता है कि हेलुसिनोजेनस ने तब भी दिमाग को खोला जैसे आज के समय में भी वो दिमाग को खोलते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टोन एप थ्योरी सच में एक कैटलिस्ट हो सकती थी सिविलाइजेशन के बनने के लिए? अमेरिका में हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि हेलुसिनोजेंस हर प्राचीन परंपरा का हिस्सा नहीं थे। असल में अजीब तरह से ज्यादातर साइकोट्रॉपिक प्लांट्स जो सिर्फ मूड चेंज करने वाले नहीं बल्कि माइंड अल्टरिंग होते हैं, वो यहीं अमेरिकाज में पाए जाते थे। अमेरिकाज के बाहर बहुत ही कम ड्रग्स थी जो आपको हॉलुसिनेट करा सकें, लेकिन अब बेशक वो ग्लोबल हो चुकी हैं। और आप जानते हैं, अब उन्हें हर जगह उगाया जा सकता है। लेकिन अगर ओरिजिनली देखें तो अमेरिकाज के बाहर बहुत बहुत कम थे। इसलिए यहां उनका एक्सपीरियंस इस तरह से था जैसा कि दूसरे प्लेसेस में नहीं हो सकता था। मैं सोच रहा हूँ कि किस हद तक वो सिर्फ एक रिचुअल का हिस्सा थे और आर्ट जैसी चीजों के पीछे की क्रिएटिव फोर्स थे, वर्सेस इसके कि वो सच में वो मेथड थे जिससे ऐसे आइडियाज आए जो एक सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो जैसे किस हद तक उन्होंने सिविलाइजेशंस के बनने में रोल निभाया, ये सोचने में मजेदार लगता है कि साइकेडेलिक्स का एक क्रिटिकल रोल हो सकता था सिविलाइजेशंस के बनने में। मुझे लगता है कि साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल था। वो शायद सच में थे। नॉर्थ अमेरिका में जहां हम एक ज्यादा नॉर्दर्न क्लाइमेट में हैं और वहां उनकी संख्या कम है, कम से कम साइकेडेलिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीजें जैसे टोबैको जैसी चीजें हमेशा इसका एक बड़ा हिस्सा रही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हेलुसिनेटरी स्टेट तक पहुंचने के एक से ज्यादा तरीके हैं, और अगर देखा जाए तो सबसे कठिन तरीका है स्टारवेशन, स्लीप डिप्रिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, माया के लिए वो नींद की कमी, भूखमरी का सामना करेंगे और फिर वे खुद को बहुत बुरी तरह से काट लेंगे। और हमारा मानना है कि खून की कमी हेलुसिनेशंस और विजन्स को ट्रिगर करती थी। इसमें ड्रग्स का कोई रोल नहीं था। मैं पर्सनली ड्रग्स के रास्ते को प्रेफर करूंगा। ये तो रिजल्ट है, ना कि टूल्स या वो चीजें नहीं है जो इनसाइट क्रिएट करते हैं। इनसाइट ये रिजल्ट है। तो वहां पहुंचना, अब आप जानते हैं, ये तो हेलुसिनोजेंस हमें पॉइजन कर रहे हैं, वे हमें मार रहे हैं। वो आप जानते हैं, ये एक नियर डेथ स्टेट है, और अमेरिका के लोगों का मानना था कि सोना उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है, मृत्यु आप इस दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जब आप इस शक्तिशाली डोज ऑफ पॉइजन को लेते हैं, ये तुम्हें कुछ समय के लिए उस दूसरे वर्ल्ड में एंटर करने में हेल्प कर रहा था। हाँ, जैसे टॉम वेट्स ने उस एक सॉन्ग में कहा था, मुझे मेरा टाउन थोड़ा सा पॉइजन के साथ पसंद है। तो शायद से वो पॉइजन इन्वेंशन के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट है।